अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से ईद स्पेशल पे आपका मेज़बान अयाज़ राना हाजिर है। आज हम बात करेंगे कुछ सियासी जो इस वक्त मंजरनामा दुनिया में भी तो बदल रहा है, क्योंकि हालात दुनिया के कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे। खलीजी ममालिक जिस तरीके से इस वक्त वहाँ के हालात हैं वो आपके सामने हैं, और उसके बाद जो हालात हमारे मुल्क में बने हैं वो भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। आखिर लेकिन फिर भी ईद है तो ईद तो मनानी है, और ईद अपनों के साथ ही मनाई जाती है, और साथ साथ खुशियाँ और ईदी बांटने का तो ख़ास कर बच्चों के लिए जो इस वक्त ईद का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि खुशी का जो मौका होता है वो होता है ईदी और नए कपड़े। ये है बच्चों की खुशी। लेकिन हालात और वाक़यात जो इस वक्त दुनिया के बदल रहे हैं तेज़ी से, तो क्या हमारा मुल्क में ईद के बाद क्या हालात हो जाएंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है जो कि ख़ातून है, सियासत में बहुत गहरा उनका असर रसूख है, और काफ़ी दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट रही हैं नेशनल असम्बली से। ज़रा उनसे बात करेंगे। कराची से ही उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ आज मेहमान हैं शाहिदा रहमानी, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच आपको और सिटी न्यूज़ की तमाम टीम को और आपके तवस्सुस से तमाम नाजरीन को मैं दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। कैसे गए रमज़ान आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हर साल की तरह और मैं समझती इस मरतबा तो बहुत ही आसान थे। दिन छोटे होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद वालों के लिए तो बहुत आसान होते हैं ना, आप लोग तो इस्लामाबाद ज़्यादा रहे। नहीं, इस्लामाबाद सेशन चलता रहा और मसरूफियत रही, आपको पता है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि आदत है बचपन से रोज़े रखने की, तो वो महसूस नहीं होता, और ये फ़र्ज़ भी है अल्लाह की तरफ से, और ये फ़रीज़ा में शामिल होता है। तो पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सादत अच्छा, हासिल माशाल्लाह। की, और आने के साथ सेशन स्टार्ट हो गया। तो बस उसके बाद सेशन था, और अब एंड में जो है यानी आप होके आई और फिर जंग छिड़ गई। बस ऐसे ही हुआ कि जिस दिन हम पहुंचे हैं और सेकंड डे जब जंग का आगाज़ हो गया। अच्छा, हो गया था वहीं। Yes. ठीक, तो पहले हालात हाजरा पे कर लें या पहले आप ईद के ऊपर बात कर लें? जो देखें हाल बात ये है कि ये तो ईद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक शुक्राने के तौर पे हमें एक नेमत अता की है कि हम उस दिन खुशियाँ मनाएं। पूरे रमज़ान जो हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो अल्लाह ने हमारे लिए ईद की नमाज जो है शुक्राने के तौर पे वाजिब रखी है। और इसमें हमें अपने साथ अज़ीज़ व अकारिब के साथ मोहल्ले और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखने के लिए ज़कात और फितरा जैसी चीज़ें भी हम पे फ़र्ज़ हैं और हमें देना भी चाहिए। ठीक, चलते हैं पीछे बचपन में। कैसी थी बचपन की ईद और आज की ईद कैसी लगती है देखने में? देखिए, बचपन में तो एक बेचैनी होती थी, ईद आ रही है, नए कपड़े पहनेंगे, चूड़ियाँ पहनेंगे, कपड़े लाएंगे, शूज़ लाएंगे, वालिदैन से फरमाइश करते थे। लेकिन जब हम खुद वालिदैन बने तो वो सारी जिम्मेदारियों का एहसास में आए। और फिर एज ए सिंगल मदर, मेरे हस्बैंड की डेथ तकरीबन 12 साल पहले हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद से बच्चों की जिम्मेदारियाँ, वो एजुकेशन और घर और सारी चीज़ें, कराची भी देखना होता है, इस्लामाबाद भी देखना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के अंदर हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने जो है हर फरीज़ा जो है ऐसे तरीके से अंजाम देने की तौफीक। तो आप ताल्लुक़ कराची से ही रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिकली हम कराची। तो जो बचपन गुजरा कहाँ गुजरा? दरअसल स्टार्टिंग तो मैं बाय बर्थ तो लाहौर में पैदा हुई थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब का ट्रांसफ़र होता था, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उसके बाद जब हम कुछ बड़े हुए तो कराची आ गए, क्योंकि हमारा ननिहाल भी था। फिर वालिद साहब के रिटायरमेंट के बाद मुस्तकिल यहाँ शिफ्ट हो गए, और फिर शादी भी यहाँ हुई। फिर बच्चे भी यहीं से? स्टार्टिंग जो थी वो लाहौर की थी, और उसके बाद कंप्लीट यहाँ से एजुकेशन की मैंने एमफिल यहाँ से किया। ठीक, तो लाहौर में दिल ज़्यादा लगा या कराची में? कराची में तो कराची आज बोल रख सकते हैं आपको कि कराची? जी बिल्कुल, कराची, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी यूपी से माइग्रेट करके आए थे। अच्छा। उनके पेरेंट्स बल्कि,
तो उसके बाद जो है वो हमारी जो रिवायात हैं, कल्चर्स हैं, वो आपको पता ही है कि ईद और रमज़ान और इसके तमाम खाने, स्पेशली जो है वो यूपी के लोग खाने जो है वो ज़्यादा मशहूर होते हैं। तो वो शुरू से ये तरबियत रही, चटपटे खाने, चटपटे खाने उसमें कोफ्ते भी हैं, कबाब भी हैं, निहारी भी हैं, पाए भी हैं, पुलाव भी हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी रवायात और सकाफत का हिस्सा है। यूपी वालों का कोरमे बिल्कुल बड़े मशहूर होते हैं। तो यानी कि बादामी कोरमे और ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैं बचपन से, क्योंकि हम लोग की जो शुरू से तरबियत होती थी उसमें कुकिंग कंपलसरी होता था कि वेकेशन में हम कुकिंग सीखें, समर वेकेशन में। तो वो ऐसी आदत है कि अभी तक मैं कुकिंग अपने हाथ से करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, अभी तक मैं अपने हाथ से करती हूँ। खाना पकाने का शौक? खाना पकाती हूँ। कुकिंग क्लासेस ली या अम्मी? नहीं, अम्मी काफी थी। बहनें भाई? हाँ, बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। सब कराची में? सब कराची में। तो ईद पे तो फिर रौनक मेला का यहीं लगता है या? हाँ, आप लोग कहीं और? बस तकरीबन साल पहले अम्मी की डेथ हुई। पहले तो ये था कि हम सब इकट्ठा वहीं अम्मी के पास होते थे। अब चूंकि बहन भाइयों में मैं बड़ी हूँ तो सब मेरे पास नहीं हो तो बचपन में ईद भी फिर बड़ी तो आप होंगी, तो फिर तो ईद ही ज्यादा आप ही के पास जमा होती होगी। जो पहला ज्यादा जमा नहीं होती, ज्यादा देनी पड़ती है। वो तो मैंने जिससे भी बात की है, जो हमारे साथ भी हुआ है कि वो ईद ही मिलती तो थी लेकिन वो बैंक में जमा हो जाती थी। हाँ, वो उस वक्त तो आपको ये पता था कि जैसे हमें मिलती थी हम अपने पेरेंट्स को देते थे, वो हमारी एक तरबियत का शायद हिस्सा था। और अब जो है, अब चूंकि बड़े होने के लिहाज से मुझे सबको ईद ही देनी पड़ती है। यानी इस दफा अब जो है ईद ही ज्यादा जाती है? ज्यादा जाती है। आने वाला तो सिलसिला है नहीं, क्योंकि आप बड़ी हैं। मैं बड़ी हूँ, बिल्कुल। तो मिलती तो कहीं ससुराल में भी मैं बड़ी थी, घर में भी बड़ी थी, लिहाजा मिलने का तो सवाल नहीं है, देने का है। और ये भी अल्लाह का एहसान है कि उसने देने वाला हाथ रखा। तो फिर पॉलिटिक्स में कैसे, यहाँ पीपल्स पार्टी में ही, कराची में रहने में, और पीपल्स पार्टी में कैसे शमूलियत हो गई? कहाँ कैसे इस तरफ रुख का हुआ? कोई सियासी बैकग्राउंड रहा फैमिली में? नहीं, देखिए मेरे वालिद साहब शुरू से बड़े एक तो पॉलिटिकल भी और अखबार पे, खबरों पे बड़ा ज़्यादा उनका था। और हमारे यहाँ जब 9 बजते थे, आपको याद होगा एक दौर में 9 बजे के खबरनामा होता था, इतने चैनल्स तो होते नहीं थे, तो बस पाबंद था कि हम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाए। 8 बजे का ड्रामा, 8 बजे का ड्रामा और 9 बजे की 9 बजे का खबरनामा, 9:30 बजे तक खबरनामा। और हमें इतनी इजाजत नहीं थी, तो उस वक्त इतना साइलेंट होता था कि खेल की खबरें और मौसम का हाल, वो हाँ, हालात आजरा पे कोई प्रोग्राम आ गया तो वालिद साहब बड़े शौक से देखते थे। तो हम बिल्कुल, हमें साइलेंट होना पड़ता था, बल्कि उनके साथ देखते देखते हम खुद उसके ऊपर जो है उनके साथ बैठ के मुख्तलिफ चीज़ों पे तबसरे करना, खबरों पे करना, और दुनिया में क्या हो रहा है उस पे करना। तो ये सारी चीजें विरासत में मिलती हैं, मेरा ख्याल। ये बचपन का शौक एक होता है, एक स्पार्क होता है अंदर, वही स्पार्क होता है। तो सियासत पे हमारी बड़ी बातचीत रहती थी वालिद साहब के साथ। उसके बाद बीबी को हमने देखा जब हम कॉलेज में थे, स्टूडेंट्स थे, उस वक्त उनकी स्ट्रगल चल रही थी। फिर जब कौन सा ईयर होगा ये? जब हम 88 का जब इलेक्शन हुआ है, 88 का इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो बस बीबी को वज़ीर आज़म बनते देखा तो हमने कि एक औरत इतना कुछ कर सकती। तो मेरे वालिद साहब देख रहे थे हम टीवी पे, तो मेरे वालिद साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि जी ये स्ट्रगल करके वो यहाँ पहुँची ना, और एक खातून जिसको किस तरीके से उसके वालिद को शहीद किया गया, वो बातें कुछ इतनी ज़्यादा मतलब जहन पे असर की कि मैंने कहा कि हमें भी पॉलिटिक्स करना चाहिए। लेकिन उस वक्त इजाज़त नहीं मिली कि जी पहले स्टडी करें। अब फिर शादी हो गई, शादी के बाद हस्बैंड ने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा टाइम। उस वक्त बच्चे थोड़ा छोटे। शादी के बाद आई पॉलिटिक्स? शादी के बाद उस वक्त हम ये था कि कोई पोलिंग एजेंट या कुछ काम कर लेते थे। शादी से पहले इतनी बार हाँ, फिर लेकिन उसे इतनी इजाज़त नहीं थी कि हम ज़्यादा टाइम बाहर दें। तो जब कॉलेज में थी तो कराची की जो और वुमेन विंग के जो खवातीन थी उनसे मुलाकात? नहीं, उनसे उस वक्त नहीं थी। साहिबा भी यहीं से? हाँ, बिल्कुल थी, लेकिन ये था कि हम कोई तो काफ़ी एक्टिव थी। एग्जैक्टली। तो मैंने भी कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर और एमफिल किया। तो लेकिन ये था कि इतनी इजाज़त नहीं थी कि हम घर से बाहर टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। इलेक्शन के दिन हम काम कर सकते थे ड्यूरिंग द इलेक्शन, बस इतनी सी थी। शादी के बाद जो है बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन 5-6 साल तो आपको पता है एडजस्ट होने में टाइम लगता है, एतमाद हासिल करने में टाइम लगता है। लेकिन मेरे हस्बैंड की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मेरी ख्वाहिश को देखते हुए
2001 में मैंने लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन एज ए यूसी नाजिम जो जनरल मुशर्रफ का, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, मैंने कंटेस्ट किया और मैं सिर्फ एक वोट से हारी थी। पीपल्स पार्टी के या आज़ाद लड़ी? उस वक्त हिमायत थी पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो आज़ाद हाँ अवाम दोस्त पैनल इस तरह के पैनल थे। तो खैर उसके बाद 2002 में मैंने प्रोविंशियल असेंबली, मेरा था औरंगी टाउन ना, औरंगी के। फिर 2002 में मैंने औरंगी टाउन ही PS 94 से सुबह असेंबली का इलेक्शन पीपल्स पार्टी से ही लड़ा। और उसके बाद जो तो है पार्टी में आपको हस्बैंड ही ने आगे पुश किया? मैंने इजाजत मांगी। पॉलिटिक्स में थे? हाँ, उनके भी नजरियाती तौर पे वाबस्तगी पार्टी थी। ठीक। तो उन्होंने कहा यही एक पार्टी, मैंने कहा मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं बीबी के साथ काम करूं। और मैंने बाकायदा, मुझे बीबी ने इलेक्शन का टिकट दिया PS 94 से, और उसके इलेक्शन के फ़ौरन बाद मुझे कराची डिवीज़न का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। और सियासत में आपकी अच्छी किस्मत रही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं काम मेहनत से करती रही और ठीक। आपकी इजाज़त हो तो वक्त हो गया एक ब्रेक का। बिल्कुल। तो ब्रेक ले लेते हैं जनाब। ईद की खुशियां हैं, आप भी मनाएं। आज हम मना रहे हैं, MNA हैं शाहिदा रहमानी के घर पे मौजूद हैं, उनसे ही बातें करेंगे, कुछ पुरानी बातें, कुछ इनका स्ट्रगल पूछेंगे, कुछ ईद की बातें करेंगे और कुछ आज के हालात हाज़रा पे भी बात करेंगे। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ हैं, लेकिन खुशियाँ कुछ इतनी ज़्यादा नहीं मान हो गई, क्योंकि इस वक्त दुनिया जिस तरह के ऐसे हालात जंग में है और उसके असरात हमने बहुत जल्द ही महसूस कर लिए थे। जैसे ही ये जंग छिड़ी तो जो महंगाई का तूफ़ान है, ख़ास करके पेट्रोलियम मसनूआत, वो एक टॉक ऑफ द टाउन रहा हमारे आखिरी अशरे के अंदर ही। और लोगों के दिल में यही खुटका था कि हर हफ्ते के अंदर जो ये पैसे बढ़ रहे हैं, क्या मज़ीद पैसे बढ़ते। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो सस्टेन करके हमें ईद तक के लिए जो है वो रोक लिया। क्या सेशंस कैसे रहे? क्या जब ये हालात बड़ा, एक ईद तो है लेकिन एक तशवीशनाक सूरत हाल तो है, और ईद के बाद क्या लग रहा है आपको? अब तक क्या खबरें क्या हैं इस वक्त दुनिया की? शाहिदा साहबा, क्या बड़ी जंग होने को जा रही है और उसके मुतासरीन में हम भी बड़ा ही, हमारा एक जिसको कहते हैं ना, एक मेन किरदार, हमारी तरफ बहुत सारी नज़रें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान का मेन किरदार है, क्योंकि हम सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट हुआ है। क्या आपकी विसारत क्या कह रही है इसके? देखें, जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है और बड़ी बदकिस्मती है कि हम एक तरफ अमन की बात करते हैं और दूसरी तरफ जंग। और आपने देखा जो कुछ भी इसराइल ने किया ईरान के ऊपर अटैक, उस वक्त जबकि मुज़ाकरात हो रहे थे, आलमी जंगी असूलों के भी बिल्कुल मुनाफी है, और हमला कर देना, और उसके बाद स्कूलों में बच्चियों को शहीद किया गया। तो ये सारी चीज़ें, और ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। अगर एक तरफ हम देखते हैं तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, दूसरी तरफ सऊदी अरब भी हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है और हम उसके साथ हमारे कई एग्रीमेंट हैं। और ज़ाहिर है खलीजी ममालिक के अंदर हमारे साथ ही खलीजी ममालिक, और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, और फिर जिस तरीके से इसराइल और अमेरिका की सरपरस्ती के साथ ये जो जंग की एक आग भड़की है, अल्लाह ना करे कि इस खित्ते को, इसमें पूरे को लपेटे। हम तो चाहते हैं कि अमन हो। पाकिस्तान अपना बड़ा, मैं समझती बड़ी महारत के साथ अपनी खारजा पॉलिसी लेकर चल रहा है इस वक्त, वरना जिस वक्त जंग हुई थी और पूरी कौम जो थी एक तशवीश में मुब्तला थी कि ना जाने पाकिस्तान के साथ क्या होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक तो हम न्यूक्लियर पावर हैं, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान को उन्होंने नाकाबिल तस्खीर बना के गए, और उसके साथ बीबी शहीद ने हमें जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। और यही वजह है कि आप देखें कि दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं हमारे। एक तरफ इंडिया हमारा दुश्मन है, फिर इंडिया को जब हमने अभी इबरतनाक शिकस्त दी तो अब वो खुलकर तो नहीं, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार कर रहा है। दहशतगर्दों को वहाँ से भेजा जा रहा है अफ़गानिस्तान से, और आपने देखा कि पूरा महीना हमारी पाक फोर्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए उन्होंने माह रमज़ान के अंदर भी बहुत शुजात और दलीरी के साथ हिज़्बुल हक जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है उसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो एक तरफ पाकिस्तान भी हालत जंग के अंदर है,
और हम अपने दुश्मन को आपने देखा कि हमारी फोर्सेस ने जितनी जवामर्दी के साथ मुकाबला किया है, नो डाउट। और लेकिन इसके साथ ही जब हम ये देखते हैं कि एक तरफ ईरान है और वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं और फिर खलीजी ममालिक में भी हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी तशवीशनाक है। और आइंदा अल्लाह ताला से दुआ भी है, और हमारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और तमाम पॉलिटिकल जमातों की कोशिश है कि ख़ित्ते में अमन हो और इस जंग को किसी तरीके से रुकवाया जा सके। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया कि सऊदी अरब पे हमले ना किए जाएं, मुस्लिम कंट्रीज़ में ना किया जाए, और ईरान को भी इससे रोका गया और सऊदीया को भी रोका गया कि हम आपस में जो है एक दूसरे का एहतराम करें सरहदों का। लेकिन हो नहीं रहा ना, वो लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि जहाँ पेट्रोलियम कीमतें जो आई एकदम से ऊपर, स्पाइक आई, फिर लेवी बढ़ गई, स्टॉक पहले बोलते रहे आपकी जानिब से, आप लोगों को भी एतमाद में लिया गया कि भाई 40 दिन 30 दिन के हमारे पास 2-3 हफ्तों का स्टॉक पड़ा है, फिर अचानक से जो है एक हफ्ते के अंदर प्राइसेस के ऊपर बात हो गई। तो उस वक्त क्या आप लोगों से क्या बात हुई है? अभी तक कोई पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मज़ीद जंग में स्पाइक है तो महंगाई का मज़ीद तूफान बोझ हम पे आने वाला है? देखिए, ये जो 55 रुपीज़ बढ़ाई थी, इसमें किसी भी पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। सेशन चल रहा था, इस पर हमने एहतजाज भी किया, और नवीद कमर साहब जो कि हमारे पार्लिमानी लीडर हैं उन्होंने इस पर बात भी की, और उसके अलावा मैंने खुद कॉलिंग अटेंशन जमा कराया कि उसमें नवीद कमर साहब, शाजी मरी साहब सब मेरे साथ शामिल थे, जिसमें हमने इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको एजेंडे में नहीं लेके आई। हालांकि गवर्नमेंट को बताना चाहिए था कि अगर आपने अचानक 55 रुपीज़ पर लीटर डीजल एंड पेट्रोल पे बढ़ाया तो क्यों, उसका रीज़न क्या था। और यही समझ में आ रहा था कि कंपनीज को जो है, पेट्रोलियम कंपनीज को उसका बेनिफिट हुआ, जो हमारी अब तक जो नॉलेज थी, और उसमें 35 रुपीज़ अगर कंपनीज को मिल रहा है, 20 रुपये आपकी लेवीज़ को मिल रहा है, वो पेट्रोलियम लेवीज़ के थ्रू गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो ये नहीं बताया गया कि ये अचानक क्यों किया गया। उस वक्त तो आपने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस भी नीचे आ गए थे, लेकिन बाद में जो है जब इसको बंद किया गया, उसके बाद जो है पेट्रोलियम प्राइस जो है वो तो बाद में आती है। याद समझे, अगर ईद के मौके पे आई होंगी आपकी, अगर जो स्टॉक है वो आपकी ईद के बाद आपने जो, अभी तो हमने कोई स्टॉक लिया ही नहीं है, अभी कोई 3-4 जहाज आए तो हैं, वो ये कह रहे हैं वो अभी आए हैं, वो उसको आने में भी तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे, आने में टाइम लगेगा जो जद्दा के से आ रहे हैं, लेकिन उसको टाइम, आवाम इसीलिए परेशान है, और हम भी पॉलिटिकल जमाते भी, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया, उनकी कैबिनेट ने किया, लेकिन पार्लियामेंट को उसमें एतमाद में नहीं लिया, क्योंकि देखें जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ के ऊपर प्राइस बढ़ते हैं, और रमज़ानुल मुबारक का महीना था, कम से कम उसका ही एहतराम कर लेते हैं कि हाँ, अगर आपका स्टॉक खुदा न खास्ता कम हो गया, ख़त्म हो गया था, आपने बाहर से मंगाया होता तो वो एक लॉजिक बनती कि जी आपने क्यों किया, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई आपने देखा तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। चले, अब ईद पे बहुत ज्यादा हमने जो है लेकिन क्या करें, जंगी सूरत हाल है, जिसके अंदर हम ईद भी मिल रहे हैं, तो सबका एक ही यही सवाल है। एक अजीब सी फिजा बन गई एंड ऑफ द रमजान, जैसे ही ये शुरू हुआ है। एक तो ये बहुत बड़ा जो उन्होंने किया अली खामनाई के साथ, जो ये वाकया, वो लोग एकदम से अफसुर्दा से हो गए। उसके अंदर ये इतना बड़े लीडर को, किसी भी मुल्क के लीडर को देखेंगे, कोई अच्छी रिवायत नहीं है कि आप किसी भी लीडर को जो है टारगेट करके, जिनसे बातचीत चल रही है, किसी भी मुल्क के लीडर को, खा वो यूएस का हो, खा वो किसी भी यूके का हो या हमारा, किसी की भी ये इजाज़त नहीं कि उसके मुल्क के लीडर को जो है आप इस तरीके से शहीद कर दें या हलाकत का बायस बने। ये सब तो इंटरनेशनल जो लॉज हैं हमारे जंग के, उनकी भी मुनाफी है। आने वाले ईद के बाद दिन कैसे जाने आने वाले हैं, हम क्या आवाम के लिए क्या करें? आवाम अभी इंतज़ार करे, दुआएं करे, या मजीद महंगाई के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दें, लोग बीसी डालना शुरू कर दें कि पैसे एक्स्ट्रा खर्च होने वाले हैं, क्या करें? देखिए, गवर्नमेंट ने तो बड़े, मैं समझती हूँ कि अच्छे मेजर लिए हैं, जिसमें आपने देखा कि ऑस्टेरिटी की तरफ हम गए हैं, किफायतशारी की तरफ प्राइम मिनिस्टर ने भी तमाम आपको पता है, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन वाले कह रहे हैं 26 से हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे अगर हमारी मार्जिन नहीं बढ़ाया। दूध के जो हैं वो दूध वाले कह रहे हैं हम 300 रुपये लीटर पे दूध को ले जाएंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं ईद के बाद हम अपना पहिया जाम हड़ताल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें रमज़ान की वजह से रुकी हुई, अगर ये तमाम चीज़ें होंगी, आप लोगों की नॉलेज में है ये कि
कि ये लेकिन सब कुछ होने जा रहा है? ये नॉलेज में तो लाजमी बात है कि एज ए पॉलिटिशियन हम आवाम की नफ्स को समझते हैं, हम खुद आवाम में से होते हैं, हमें खुद मालूम है कि मैंने जैसे आपसे अभी भी अर्ज़ किया इससे पहले कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ते तो ऑटोमेटिकली हर चीज़, क्योंकि नकलो हमल किससे होती है, आप पेट्रोल अब जब आपकी तमाम चीज़ों पे ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ते हैं, वो आपकी बात बचा है। लेकिन असल चीज़ ये कि अगर हमें आने वाले जो ख़तरात हैं उससे गवर्नमेंट आगाह है, और इसीलिए आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी कहा गया कि घर से बैठ के, क्योंकि हमें कोविड से एक एक्सपीरियंस था कि किस तरह हम किफ़ायतशारी कर सकते हैं। इसी तरह आपने देखा कि नेशनल असम्बली के तमाम मेंबरान के सैलरी और अलाउंसेस से भी उनकी तनख्वाहों की कटौती कर दी गई, कैबिनेट ने 2 महीने की तनख्वाहें खत्म। इसके अलावा जो पर्क्स प्रिविलेज, बिल्कुल सबकी सैलरीज कटी, और इसके अलावा जो है तमाम गाड़ियों को अंडरग्राउंड कर दिया और तमाम जो है प्रोटोकॉल्स ख़त्म कर दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी तमाम लोगों की तनख्वाहों को जो है उसमें से हुकूमत का एक बड़ा अच्छा फैसला हो, कल भी जो मैं थोड़े दिन पहले जो मैंने देखा कि शादी को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 200 से ज़्यादा मेहमान ना हो, 1 डिश के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस किया जाए, क्योंकि खाने आपने देखा कि रमजान मुबारक में भी प्राइम मिनिस्टर ने भी, सीएम ने भी तमाम इफ्तार पार्टीज को भी ख़त्म कर दिया था। इंतहाई सादगी के साथ रमज़ान गुजरा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी करने की हैं, और इसी तरीके से आवाम को रिलीफ देने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने थे उसको उन्होंने जो समरी साइन करनी थी उसको रोक दिया उन्होंने। लेकिन वो काम तो कर गए ना जो शुरू में काम होना था, जो आप भी सोच रहे हैं और हम भी सोच रहे हैं कि ये अचानक किया गया, वो काम उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए गए हैं ताकि आने वाले खतरात से जो है वो निपटा जा सके। ठीक है, चलिए जी, यहाँ एक और वक्त हो गया ब्रेक का। ईद है जी, अब क्या करें बात, अब जब ऐसा कोई सियासी रहनुमा हमारे साथ होते हैं तो फिर बात, हमारे बहुत सारे सवालात, हमारे जज्बात भी निकल आते हैं, और बात हमें, क्योंकि आप लोगों को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि ईद के बाद आने वाले जो हालात हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं दुनिया में, जहाँ इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, कौन लिहाज कोई भी नहीं किया रमज़ान का, और जिस तरीके से बम्बार्डमेंट जारी रही, ईरान हो या हम पहले फ़लस्तीन के लिए रोते रहे और उसके बाद वही मुल्क दोबारा से उठ के जो है ईरान के ऊपर जो उन्होंने चढ़ाई करी, उसके बाद तमाम दुनिया जो है इस वक्त पेट्रोलियम बहरान के ऊपर आ चुकी है। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा ईद के ऊपर बात करेंगे, और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे, उनको भी तारुफ कराते हैं आपको ईद के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद की ऊपर जो इस वक्त हम मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा के घर पे, और हमें नए मेहमान ने भी ज्वाइन कर लिया है, साहबजादे हैं, और पता चला यूसी चेयरमैन हैं ख़ुद, और इस वक्त हिलाल सईद रहमानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया हिलाल भाई। वालेकुम सलाम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसे गुजरे आपके रोज़े? रोज़े बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे थे, मतलब हम तो बचपन के थे, रोज़े हमारे अब रिपीट हो रहे हैं कि सर्दियों में रोज़े अब दोबारा आना स्टार्ट हुए। अच्छा, वरना तो गर्मियों के रोज़े तक तो सर्दियों आखिर के रोज़े थोड़े सख्त हो गए हैं तो वो थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई आखिर पे। रमज़ान मुबारक के महीने की नई खासियत होती है कि रोज़ों के मज़े तो आप मुझसे पूछें जो इस्लामाबाद के लोग हैं, वहाँ के रोज़े कितने मज़े के होते हैं ठंडे ठंडे। ये थे अम्मी के साथ रहकर हमने देखा कि इस्लामाबाद के जो रोज़े हैं ना, सिर्फ ये सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब कौमी असम्बली का इजलास हो और इजलास के अंदर आप 5 घंटे 6 घंटे मुस्तकिल बैठना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। रोज़े की हालत में 6 घंटे गैलरी के अंदर भी अम्मी के लिए तो वहाँ बैठी हुई होती हैं एज ए मेंबर, तो ऑन द फ्लोर फिर उस इश्यूज पे बात करना, वहाँ पे कुछ सेशंस होते हैं, वो तो है, वो एक हो जाता है। आप वो तो जॉब तो हमारा माशाल्लाह इतना अरसा हो गया, अब तो आदी हो गए हैं। तो शाहिदा साहब कैसा कराची में आना, इस्लामाबाद से आके, वो कराची वाला सवाल दिल चाह रहा है मैं पूछ लूं आपसे कि कराची जिस तरीके के हालात कराची के ऊपर हो गए, आप लोगों ने, वैसे वजीर आजम साहब ने एक तोहफा वजीर आजम ने दिया है या सदर साहब ने दिया, किसने दिया ये आप मुझे बता दीजिए कि आखिरी दिनों में हमने गवर्नर भी चेंज कर दिया कराची का अवामी गवर्नर भी चला गया, हुआ क्या है एकदम से? नहीं देखिए, ये तो जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त ये तय था कि पंजाब में और KPK में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा, और सिंध और बलूचिस्तान में
जहाँ हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे PMLN का गवर्नर होगा। ये एक रूटीन की चेंज थी, कोई ऐसा सच नहीं। तो ये MK वाले बीच में से आ गए थे? ये तो एक आईनी ओहदा होता है। नहीं, MK वाले बीच में आ गए थे अचानक। देखिए वो पहले PDMC जब गवर्नमेंट बनी थी उस दौर में कामरान टेसूरी साहब आए थे, और अब गवर्नर काफ़ी अर्सा हो गया था, चेंज तो एक था होना था, और थोड़ा सा देर हो 4.5 साल गुजार लिए, 5 साल पूरे होने देते, 2-4-6 महीने और बर्दाश्त देर हो गई। जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसी वक्त हो जाना चाहिए। जंगी हालात पे चेंज कर दिया ना आपने उनको, जंगी बुनियाद पे चेंज हो गए हो। उसका तसल्सल है, और कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल गवर्नर का तब्दील होना। तो MKM से एक और नहीं ले सकते थे, कोई और ले लेते MKM तो गवर्नमेंट ने पहले ही तय नुमाइंदे तो नुमाइंदे किसके हैं वो? सदर साहब के। MKM के पास 17 सीटें। गवर्नर नुमाइंदा किसका है? गवर्नर तो वफाक का नुमाइंदा। वफाक का या सदर का? सदर का। सदर का नुमाइंदा। तो सदर साहब कहते हैं कि लगा दो MKM वालों को भी सदर नाराज। साहब ने ही 4.5 साल तक बर्दाश्त किया। अब तो शहबाज शरीफ साहब ने अपना लेकर आना था नून लीग को यहाँ पे, जाहिर है आप उन्होंने अब नून लीग के लिए थोड़ी सी मेहनत अपना हमवार करना था, तो दैट्स व्हाई। चले, अच्छा लाल भाई, फिर अम्मी ने पुश किया, आपकी सियासत में कैसे एंट्री हुई, आप कैसे आए? हमारे ना एक बड़ा जुमला है मौरूसी सियासत में। एक बात ये आज मीडिया के ऊपर ईद के मौके पर है, तो बड़ी कड़वी बात पर मीठे अंदाज में इसको बोलने की कोशिश करूँ मैं। मीठी ईद मैं थोड़ी सी मीठे अंदाज में बोलने की कोशिश करूँ कि जब एक डॉक्टर घर में हो, और खासतौर पे एक लेडी डॉक्टर हो घर में, तो वो जब घर में एक दस्तरखान लगता है या घर में बैठते हैं ना, तो वही डिस्कशंस चल रही होती है। फिर घर में अगर दोनों डॉक्टर्स हो, वालिद भी वालदा भी, तो ये डर है डेफिनेटली ये डिस्कशन बच्चों के सामने भी होती हैं। हमने जब आँख खोली, हमने देखा हमारी वालदा साहिबा जो है नाज़मा का इलेक्शन लड़ रही हैं। फिर हमने थोड़ा सा होश संभालने की कोशिश करी, हमने देखा हमारी वालदा साहिबा MPA का इलेक्शन लड़ रही हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम नौजवानी की तरफ आए, वालदा खुद जो है रुकन कौमी असम्बली थी। हमने बचपन से ही सियासत, मतलब मुझे आज तक याद है कि मैं अपने वालिद साहब के कंधों पर बैठ के गड़ी खुदा बख्श जाता था। उस वक्त गड़ी खुदा बख्श में जलसा रात में हुआ करता था। 4 अप्रैल का जो जलसा है भुट्टो साहब की बरसी का, वो रात में हुआ करता था। फजर के टाइम वो दुआ हुआ करती थी उस टाइम, और वो जलसा हुआ करता था। तो हमने बाय बर्थ देखी। अब मैं बड़ा होकर डेफिनेटली हर एक अपने प्रोफेशंस होते हैं। मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन जो थी कैडेट कॉलेज से थी। अच्छा, तो मैंने सोचा डेफिनेटली कि हम आर्मी की तरफ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पटारो से आई एम कैडेट फॉर द अकीलियन कैडेट कॉलेज पनवाकिल। मैंने कहा शायद वो जरदारी साहब पटारो से, तो आप भी शायद पटारो से। अल्हम्दुलिल्लाह हम कैडेट कॉलेज पनवाकिल की पनवाकिल से, ठीक है, फर्स्ट बैच थी हमारी। तो हमने आर्मी में गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके 132 PML लॉन्ग कोर्स का मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट था। फिर लेटर ऑन वालिद साहब की डेथ हुई। फिर क्या नाम है, ये तो 360 का चेंज हो गया एकदम। फौज में से कैडेट कॉलेज से निकल के एकदम सियासत में आ गया। नहीं, अगर आप देखें बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर आर्मी के जो ने हम लोगों ने एक वो माइंडसेट रखा हुआ है। हमने बेसिकली हम सिविलियन से एक माइंडसेट रखा हुआ है कि आर्मी का काम सिर्फ जंग लड़ना है। अगर हम आर्मी के अंदर भी जाते हैं, आर्मी में डॉक्टर्स भी मिलते हैं। अब जंग लड़ना थोड़ी है यार। देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज ये इतनी खूबसूरत ईद मना रहा है, तो सारा क्रेडिट बिल्कुल आर्मी और तमाम फौजी हमारे जो जिन्होंने अभी अपनी शहादतें दी हैं, यंग जो ये हमारे कैप्टन, हमारे कर्नल जो वो गए, वो दिल दहल जाता है। सोचे ना कि उनकी पहली उनके घरों में छोटे-छोटे मासूम बच्चे, और ये सब कुर्बानियां हैं। वो तो मैं लाइटर उससे कह रहा था, लेकिन उनकी जो शहादतें हैं वो उनको सलाम है, वजह से आज हम ईद मना रहे हैं। बिल्कुल सही, ऐसे ही ईद का मतलब ईरान के भाइयों से पूछे, फलस्तीन के बिल्कुल फलस्तीन वालों से पूछे अभी, और ईरानियों से पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत ईद मना रहे हैं, हम सब आप बैठे हुए खाने खा रहे हैं, बिल्कुल दुनिया की नेमतें, दुनिया की नेमतों से हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो इसका क्रेडिट टोटल हमारी पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि आपको सियासत में इजाजत कैसे मिली? इजाजत तो मैंने डेफिनेटली वालदा से ली। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि मैं अपनी जैसे हम बात करते हैं अपनी घर में बैठे हुए, तो मैं यही बोलता हूँ, जब मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं उनको शुरू में मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब वो शुरू हुई थी तो हम जाके बैठते थे, और अब देखता हूँ तो मुझे एक खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो जितनी तेजी से उन्होंने सीखा, और वो किसी एक लेगेसी है उनके पास, वो सीखा उन्होंने। PM जो खातून रही मोहतरमा के हाथ के जो उनकी वीडियोस बचपन की हम देखते हैं, दुबई में जब वो अपनी अजाइल काट रही थी, तो वो बच्चों के साथ उनको पढ़ाना बताना, उनकी तो पूरी जिंदगी एक खुली किताब है ना हमारे तो वो सीखी, वो आप और मैं नहीं सीख सकते। वो जो घरों के अंदर जब आप छोटे बच्चे ने देखा होगा, जो मीटिंग्स हो रही होती हैं, ये तमाम चीजें।
मगर मैं इसके ऊपर ना एक जुमला कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चेयरमैन का फॉलोवर हूँ कि जिसकी परवरिश एक प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हुई, सदर पाकिस्तान के हाथ में बिल्कुल ऐसे। एक आज चाहे किसी का ताल्लुक PMLN से हो, PTI से हो, MKM से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो आपके सामने बैठा हुआ ये लाजमी कहेगा हाँ सियासतदान तो आसिफ अली जरदारी है। मैं इस चीज का भी कायल हूँ कि जब आपकी अम्मी MNA है, आपका जो अप्रोच लेवल है वो मेरे से या आम सड़क के आदमी से डिफरेंट होगा। मैंने भी शुरू में पार्लियामेंट के सेशंस देखे हैं जाके, उस वक्त मेरी सोच ही बदल गई, क्योंकि जो बात आप पार्लियामेंट में हो रही होती है या लोगों के बारे में जो चीजें आप लोग सवाल उठा रहे होते हैं, जब आप लोगों के जो सवाल आप लोग पेश करते हैं, जब चीजें होती हैं जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप लोग उठाते हैं, तो वो तमाम चीजें आप लोग सीखते हैं। ये चीजें आम आदमी नहीं सीख सकता। मैं ये मानसी सियासत का मैं ये नहीं कहता, ये आप सीखे हो, जानते हो, हमारे वो हालात नहीं है। हम कोई वो थोड़ी है कि अमेरिका की हमारे पास 500 साल पुरानी हमारी तमाम चीजें, अब सब कुछ सही चल रहा है। हमें तो अभी बहुत कुछ चेंज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मुल्क है, वतन पाकिस्तान हमारा, इसको भी 100 ईयर्स भी नहीं हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5G भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़े बड़े आईफोन हम लोगों के पास होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमारे पास हैं, बड़ी सोसाइटीज़ हैं, बड़े हमारे पास नेटवर्क्स हैं, रोड्स हैं। मैं दुनिया में मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ रहा। मैंने UAE साइड भी ट्रैवल किया, गल्फ में भी ट्रैवल किया, अदर रीजन में भी ट्रैवल किया, सब एशिया के हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, मैंने उसमें देखा अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत बेहतरीन कंडीशन पे हैं। आज मैं बड़े मतलब मीम्स आजकल चल रही थी इंस्टाग्राम पे कि दुबई बहुत हमसे आगे होगा, पर जब डिफेंस की बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस का मसला क्या, अब आप हमें देखें, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कफील फूड सिक्योरिटी जो उनके लिए मसला बना, उन्हें बोला भाई जाओ अपने मुल्क में जाओ, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। यही हुआ ना आखिरी दिनों में, उन्होंने बोल दिया जो बॉर्डर खोल दिया जाए, आप लोग निकले, हमारा मुल्क छोड़े, क्योंकि वही मसला है ना, किस तरीके से जा रहे हो, फूड सिक्योरिटी मसला बन गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हमारे 4 मौसम है, हम चीजें हमारे पास, दूध हमारे पास वाफिर मिकदार में है, अनाज हमारा है, चीनी हमारी, गंदुम हमारा, चावल हमारा, सब कुछ है, गोश्त हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान, बिल्कुल अल्लाह ताला की पाकिस्तान पर। तो अब आप इस वक्त चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल कमेटी नंबर 12 गुलशन मेहमान का यूसी चेयरमैन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हमारे कंप्लीट हो गए, अब लास्ट ईयर की तरफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस मकसद को लेकर मैं या जिस अज़म को लेकर मैं सियासत की तरफ आया था, वो सबसे पहले मेरा एक ही यही था कि हमारे पास ने सियासत को बहुत बदनाम कर दिया, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि सियासत में जाना इस तरह है, सियासत में जाना कि हम जब यंग जनरेशन की तरफ देखते थे, हर कोई सवाल पूछने के लिए राजी तो था, हल की बात कोई नहीं करता था। इल्ज़ाम की सियासत कोई हर कोई करता था, हल की बात कोई नहीं करता था। मसला हर कोई बयान कर रहा होता था, उस मसले को हल करने के लिए उस दफ्तर में जाकर कंप्लेन देने के लिए कोई नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आई एम जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड, मैं यूसी चेयरमैन बना से 3 साल कबल, और इलेक्शन कंटेस्ट हुए, इलेक्शंस हुए, तमाम चीज़ें हमने देखी। उस प्रोसेस के अंदर गुजरा मैंने अपने अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ देखी कि आज इस गुलशन मेमार की, मैं खुद बिलखुसूस गुलशन मेमार और जो मुलाका हमारे गोट हैं, अराउंड 13 विलेजेस हैं जो हमारी जो यूनियन कमेटी के अंदर आते हैं, उसमें से वो जो नौजवान तबका और जवान जो सियासत की तरफ से दिल बर्दाश्ता हो गया था कि नहीं अब सियासत में क्या रखा है, यहाँ पर तो लूट मार है, यहाँ ये है, उनको जब काम होते नजर आए, जो चीज़ें अब डिलीवर, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो गुलशन मेमार में मौजूद है। बात ये है लालवेद, मसला पता क्या है, मसला ये है कि इस वक्त कराची को लेके बहुत बात हो रही है। मैं आपको भी इसलिए कह रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट वफाक का प्रोजेक्ट 7 कोलैबोरेशन में मेन यूनिवर्सिटी रोड फंसा हुआ है, दूसरा एमेजिना रोड पे जाके चले जाएं वो एक मसला बना हुआ है, पानी एक और इशू बन चुका है, बिजली प्राइवेट है, लेकिन क्या करें, बिजली की लोड शेडिंग आप समझते होंगे कि आपके बीमार के बाद भी उन इलाकों के अंदर आपके पास तो रोज़ाना के लोग बोलते होंगे कि भाई अल्लाह का वास्ता है कि इनको कुछ समझा दें कि वो लोड शेडिंग के ऊपर कुछ काबू करें। गैस एक बड़ा मसला बन चुका है इस वक्त हमारे लिए। कराची की सड़कें इस वक्त मेयर, आपके मेयर साहब जो है, हमारे मेयर साहब, क्या कैसे होगा ये 1 साल के अंदर? वो कह रहे हैं ये साल तरक्की का साल है और कराची बदल जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद, हम चाहते हैं। देखें वो काम जो पेंडिंग में तो सारे तकमील की तरफ है। आप देखें, मुझे पता है मेयर कराची जो है ना, चाहे उनके पास जितना परसेंटेज भी है कराची की,
वो उसको ओन करना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट को वो ओन कर करना रहे हैं चाहिए। और? अब वो कहते हैं करीमाबाद अंडरपास पे उनको जब तनकीद हुई है, वो गली बन गई, कहते हैं यार मेरे पास मेरा केडिया बना रहा है मुझे। आप मेरा नहीं यार, आप भेज दे उस केडिया को पूरा उठा के, कहते हैं वो घेर के रख दे। हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा तो कहते हैं काम हो, जब काम होता है तो उस पर तनकीद होती है। ये जो करीमाबाद ब्रिज अंडर बाईपास बना है, आप जाएं सरीना के सामने देखें, सेम वहां किसी ने मीम नहीं बनाए, यहाँ पे काम होता है तो फौरन मीम बनना शुरू हो जाता है। वही साइज है, वही चीज है। आप जो सरीना इस्लामाबाद सरीना के सामने अंडरपास बिल्कुल उसी साइज का, यहाँ डबल गाड़ी गुजर सकती है, लेकिन सोशल मीडिया में जब पीपल्स पार्टी काम करती है तो उस पर चाहने वाले बहुत है ना। और वही बात देखें गैस की, हम वाले आप लोगों के यहाँ पर तो काम करते हैं तो तनकीद होती है। जमात इस्लामी ने क्या डिलीवर किया, उनके पास कितने टाउन, क्या कर रहे हैं? आप बताइए, उनसे पूछे ना, वो कहते हैं आप यूसी पे ना 13 लाख रुपए मिल रहे हैं हमको, 12 थे 13 हो गए, 11,60,000 रुपए। चलो आपके तो और ही कम हो गया, 1.5-2 लाख। वो तो कह रहे 5 लाख रुपए थे। सलमान साहब से मेरी बात हुई, कह रहे 12 थे हमने 13 कर दिया। मैं आपको बता दूं, 5 लाख रुपए थे सबसे पहले जब हम यूसी चेयरमैन बने, ये 12 लाख रुपए हुए। 12 लाख रुपए से 1 लाख रुपए महीना हमें तमाम यूसी चेयरमैन को लखनऊ सैवरेज की मद में दिए जाते हैं। लखनऊ की मद में हमें बताया गया जो गटर का मसला वो हमने अलग एडिशनल फंड रखा हुआ है। हम कोई भी नहीं समझता हर यूसी चेयरमैन को हर महीने उठाता होगा। जब जहाँ कंप्लेंट है हमारे पास, हम वो कंप्लेंट जमा करवाते हैं। और मैं इस बारे में मेयर साहब का शुक्रगुजार हूँ और मीडिया में बात कहता हूँ कि हमें उससे ज़्यादा ही ढक्कन दिए जाते हैं। अगर हम कहते हैं लेट सपोज कि हमें 25 ढक्कन रिक्वायरमेंट है, 30 ढक्कन की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें 5 या 10 ढक्कन हमें ज़्यादा ही मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेमार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 साल 1 महीना गुजर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई इस तरह का वाकया नहीं। और साइड अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये वाला वाकया तो ये गटर में गिरने वाला वाकया नहीं होना चाहिए, किसी भी इलाके में हादसों से बचाए। यहाँ मसला ये है कि आप पूरे करते हैं, लेकिन वो जो दूसरे बिजनेसमैन जो थैला उठाए घूम रहे हैं ना, उनका नहीं भरोसा भाई। वो कहीं का भी ढकना लोहा निकालने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंटर के टाउन चेयरमैन को, टाउन्स को और शाहर नूरजहां को और न्यू कराची की सड़कों को आप लोग ये लाजमी पूछा करें कि जो कहते थे ये सिर्फ मसला हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो वो गटर के ढक्कन मैंने किसी को नहीं बख्शा। मैं हर टाउन चेयरमैन के ऑफिस में जाके बैठ गया कैमरे के सामने उनके लिए। उन्होंने मुझे घंटों इंतजार कराया, मौकिफ नहीं दिया। और मैंने फिर वो चलाया कि भाई हम आए थे बात करने के लिए, लेकिन हमसे बात ही नहीं की गई। आधा पौना घंटा में चाय पिला दी गई, बात नहीं करी उन्होंने हमसे वो किसी से बात करने जाते हैं वो फिर हमसे मेरे सामने तो नहीं आते मेरे प्रोग्राम के अंदर। ये एक बड़ा मसला, कुछ आ जाते हैं, कोई बड़ा मसला चलता है तो वो कोई बात जवाब दे देते। बाकी टाउन चेयरमैन तो मेरे सामने नहीं आते, बहुत कम ही ऐसे जमात इस्लामी के 2-3 हैं जिन्होंने हमसे बात की, बाकी वो जवाब नहीं देते। ये एक बड़ा मसला है। बातों से मसला नहीं हल होता, काम से मसला होता है। वो भी तो हमें अकाउंटेंट बना के छोड़ दिया है। टाउन के अंदर बाकायदा फंड आ रहा है, उनकी ओजीटी भी आ रही है, उनके पास आपने देखा कि इन पैसों में आपको मिली रोड कटिंग। अच्छा टाउन को मिलती ना, आप तो यूसी में, लेकिन आपके टाउन में आ गई हमारे बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जब वो लिस्ट आपके सामने भी आई होगी तो उसमें टीएमसी मंगोपीर जो है थी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी गैस का काम होना है। उन्होंने अभी उसके एस्टिमेट वगैरह दिया गया है एंड अराउंड इट्स 9 करोड़ समथिंग जो उनको हमने एस्टिमेट दिया हुआ, जिसकी अप्रूवल अभी तक उन्होंने दी नहीं है कि वो आएंगे सबमिट करवाएंगे और रोड की कटिंग का काम करेंगे। इससे कबल जब 2023 में हम यूसी चेयरमैन बने थे और टाउन्स बने थे, हमारे टाउन में मंगोपीर में आप कहाँ के? आप मेमार के मंगोपीर के? यूसी चेयरमैन हूँ मेमार का, मंगोपीर टाउन मेमार में ही आता है। मंगोपीर में आता है जी? मंगोपीर टाउन में बैठे हूँ। अच्छा ये कैसी कटिंग? 16 नहीं 16 यूसी, इसके बाद भी एक और यूसी भी है मंगोपीर की। अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट गैस मंगोपीर है। बड़ी बात है ये इसके ऊपर मुझे एक अलग प्रोग्राम वैसे करना है। बिल्कुल, आप पहले अगर कभी गुलशन मेहमान आए हो और अब आए हो तो आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। यहाँ पे लाइट्स नहीं थी, बुशेस लगी। मैं तो देख के वैसे ही आज हैरान हुआ हूँ जब मैं आया हूँ। मैं तो देख के माशाल्लाह ये तो एक अलग आबादी, एक अलग शहर आबाद है ये पूरा। सिर्फ 5 साल पहले की वीडियोस अगर आप कहें, मैं आपको 3 साल पहले, सिर्फ मैं लेट्स सपोज 5 साल रख लेते हैं, तो यही हाईवे था। इस हाईवे से कोई अंदर आने के लिए सोचते हुए घबराता था कि यार कि क्या होगा। वक्त हो गया एक और ब्रेक लेते हैं जनाब। अब आखिरी सेगमेंट है हमारा और इसमें मजीद जरा और बातें करेंगे और पूछेंगे। और ईद की खुशियां आज मना रहे हैं हम अपनी MNA शाहिदा रहमानी साहिबा के घर पे। ब्रेक ले लें
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमें एक और गेस्ट ने जो है इस वक्त ज्वाइन कर लिया है। शायरा साहिबा ही हमें ज़रा इंट्रोडक्शन देंगी। जनाब, कौन हमारे मेहमान हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए? ये मेरी छोटी बेटी हैं माशाल्लाह। और वजिहा वालेकुम नाम अस्सलाम, है ईद इनका। मुबारक आपको, बहुत बहुत वजिया। आपको भी ईद मुबारक। अब चलें, अब आप हमारे साथ आ गई हैं, कि आपकी क्या मसरूफियात हैं, ज़रा जल्दी जल्दी हमें भी बताइए। ओके, मैंने अभी पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी मदर जो है मेरी आइडियल हैं, और मेरी मदर की बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरी जो आइडियल हैं इस वक्त क्या, बचपन से हम देखते आ रहे हैं अदीब फरियाल तालपुर। तो जिस तरह उन्होंने बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और अदीब फरियाल तालपुर को तो हमने बाकायदा देखा है, जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की और उनको किस तरह हॉस्पिटल से लेके जाना, गिरफ़्तार करना, उन्होंने जितनी सख्तियाँ देखी और किस बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ था, मगर कितनी ग्रास रूट पे उन्होंने आके स्ट्रगल किया है लेडीज़ के लिए। और मैं अपनी मदर को बचपन से देखती आई हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स का बहुत इंटरेस्ट था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PSF कराची डिवीज़न की हूँ माशाल्लाह जी, एंड आई एम द ओनली वन गर्ल। घर में ही पीपल्स पार्टी छोटी पीपल्स पार्टी जमा हो गई है। अरे आई एम द वन जो मम्मा के भाई, साथ जनरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, चेयरमैन आगे MNA, माशाल्लाह जबरदस्त। आपने तो बच्चे सही अपने साथ जो बस है- वो जाहिर है कि जब ये गोद में होते थे तो जलसों में जुलूस में उस वक्त तो जनाब मुशर्रफ का दौर था और एहतजाज की Opposition का सियासत दौर। अपोजिशन के दौर में इन्होंने देखा हाँ, हम लोगों का Opposition के दौर में ही आता है ज़्यादा। जो जी। हाँ ये बड़े छोटे-छोटे थे। आई हैव पिक्चर्स जिसके अंदर जो है हम आसिफ ज़रदारी को रिहा करो, गो मुशर्रफ को, वो नारे लगाना, वो सड़कों पे बैठना, अम्मी गिरफ्तार हो गई है, छात्रात अम्मी नहीं आएंगी, जेल में है। बच्चों को भी बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता, गिरफ्तारी हुई? कई दफा हुई। बच्चे गिरफ्तार मैं हुई, अम्मी गिरफ्तार हुई हूँ। गिरफ्तार मेरा हुई। हाथ जब हम लोग लाहौर गए थे स्टिचेस आए थे जब हम लाहौर में थे ना, तो जरदारी साहब की रिहाई के मौके पे जी अच्छा। हाँ, तो- और हाँ, उसका 4 या 5 ईयर 4-5 years old। भाई अब आप लोग फिर लोग कहते हैं तनकीद के जनाब, ये जो घर से नहीं, जो बच्चे घरों से बड़ा बच्चे sacrifice इतने करते छोटे हैं। उनके हाथ के निशान अभी कटे हैं। पीटीआई के या, अंदर जब चेयरमैन पीटीआई के दौर में चेयरमैन बिलावल साहब की नैब इस्लाम 2019 में, 18-19 तो मुझे गिरफ्तार किया गया था, मेरे हाथ में डंडा तोड़ा किया गया था रमजान के दिनों के अंदर। उन्होंने रोजों के ऊपर हमारे रोजा साथ था घसीटा भाई रोड का, पे। बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो रोजा वहीं रोड पे खुलवाने नहीं, नहीं, जेल में- नहीं, जेल- खुला था, अल्हम्दुलिल्लाह से मगरिब हम असर की नमाज के बाद रिहा किया गया हमें। और हम ये मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ आज भी कि उन्होंने सब हम जितने भी जियाले थे जो लॉकअप हुए थे इस्लामाबाद में अपारा थाने में, उन सबको हमें बुलाया गया बिलावल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, और वहाँ इफ्तार डिनर रखा गया। बीबी आसफा, बीबी अख्ताब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक-एक से मिले हैं, तो सबसे मिले, खैरी दरियाफ्त करी, पूरा हमसे हाल अहवाल लिया। तो एज अ हमारी वर्कर मुलाकात कब करवा रहे हैं? एज अ वर्कर तो हम हमारी कब वर्कर है? हमारे भी कोई आपके लिए तो कोई मसला नहीं है, आप जर्नलिस्ट है, आप लोग आपके हमारे लिए तो सबसे बड़ा मसला है, हमें तो बड़ा टाइम बस रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, बड़ा टाइम लगता है। नहीं नहीं, आप तो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है आपके सामने होता है। जरदारी साहब से मुलाकात हुई है एक दफा, मज़ार काइद पे हुई है मेरी, और अच्छा। एक दफा बिलावल साहब से मुलाकात हुई है, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहीं जो बिलावल हाउस। बिलावल हाउस पे, जो पीछे जब छोटा वाला जो प्रेस, अब तो आगे की तरफ बड़ा बन गया, हाँ। घर जो पीछे, वहाँ मेरी मुलाकात दोनों शख्सियत से तो हो चुकी। बीबी से मुलाकात नहीं हुई। नहीं, इंशाल्लाह। एक वो रह चुकी है, मुझे तिश्ने की रह गई है, बीबी से मुलाकात नहीं हो सकी। बस वो था मुझे, लेकिन ये है कि उनको देखा, करीब से बातचीत नहीं हो सकी, देखा देखा है, वहाँ तक, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। अब मुझे आपसे एक सवाल ये बनता है कि जब घर के दो बच्चे आने वाली जेंजीज ही होंगे ना ये, जी बिल्कुल बिल्कुल, जेंजीज जो हैं वो आपके घर से निकल आए हैं पॉलिटिक्स में, इस वक्त खवातीन के लिए अभी भी माहौल मुश्किल है सियासत में? देखिए पीपल्स पार्टी के लिए तो आप नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारे लिए तो ये फ़ख्र की बात है कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस मुल्क की, इस्लामिक दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी, ट्वाइस ए टाइम बनी, और ज़िंदा रहती तो फिर बनती रहती। और इस पार्टी ने आपने देखा कि ना सिर्फ बीबी बल्कि फर्स्ट स्पीकर नेशनल असम्बली, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली, फॉरेन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन, तमाम, और जितने हमारी सीसी में भी ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद है। और अगर हमारे यहाँ कोई फ़ैसले होते हैं, टिकटों के फ़ैसले हों, रिज़र्व सीट्स के हों, तो हमें बैठाया जाता है एज ए प्रेसिडेंट कराची डिवीज़न, हमारी राय को शामिल किया जाता मैं है। नहीं रोकूंगा। क्या पार्लियामेंट में जो खवातीन को रिजर्व सीट्स पे लाया गया है वो एक खाना पूरी है, या वो उनका कोई एक अहम किरदार है,
क्या आप लोगों की बात सुनी भी जाती है जब एमएनए का सिर्फ एज अ नंबर आपको गिना जाता है? नहीं, देखें, ये बड़ी मैं समझती हूँ कि अपॉर्चुनिटी है कि वीमेंस अपना किरदार बड़ा पॉजिटिव प्ले कर रही हैं। और अभी भी जो पिलडैट की लास्ट वीक रिपोर्ट आई है उसमें भी 48% जो ख़वातीन, हालांकि असम्बली में 20% वीमेंस है, लेकिन 48% बिजनेस जो है वो वीमेंस पार्लियामेंटेरियन कर रही हैं। और यही वजह है कि आपने देखा कि वीमेंस पार्लियामेंटेरियन को एक कलीदी किरदार मिलता है असम्बली में, बात का मौका मिलता है। और मैं इस वक्त वीमेन पार्लियामेंट्री कॉकस को लीड कर रही हूँ और वीमेन पार्लियामेंट्री कॉकस के अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि मज़ीद लेजिस्लेशन हो ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तमाम पॉलिटिकल जमातें अपनी सियासी जो उनकी सीईसी या फेडरल लेवल या डिविजनल लेवल या प्रोविंशियल लेवल, उसमें ख़वातीन जहाँ फैसले होते हैं उसमें शामिल हो। अभी ईद की शॉपिंग वगैरह में सब साथ नहीं जाते आप लोग यानी? नहीं ऐसा मेरे पास टाइम नहीं आपके पास होता। तो टाइम ऑनेस्टली हम अम्मी साल में एक बार शॉपिंग कराती हैं हर एक बच्चों को, एक बार जो ना अम्मी लेके वो जाती अलग हैं। अलग, कभी जैसे टाइम मिल गया कोई किसी मीटिंग से फारिग होकर किसी प्रोग्राम से इस्लामाबाद जैसे अगर इजलास जल्दी खत्म हो गया तो तो चलेंगे कहती आज जाते चल- हैं? हाँ, जी मुझे अच्छा लगता है सेशन अटेंड करना। वहाँ पे जो जिन मौजू पे बात हो रही होती है वहाँ से बड़ी ग्रूमिंग होती है, बहुत ग्रूमिंग होती है। बहुत सीखने को मिलता है। मैंने और बहुत सीखा है वहाँ से। जो असेंबली पहुँचता है, मैं कहता हूँ वहाँ पे सिर्फ एक एमएनए शायद रहमानी नहीं है, वहाँ पे 342 एमएनएस बैठे हुए हैं। आप किसी एमएनए से बात करें, आप किसी अपर लेवल पे बंदे से आप बात करें, मैं बोलता हूँ बहुत सीखने को मिलता है। उनके जवाबात से, उनकी बातों से ऐसा ही है। बहुत लर्निंग होती है। अच्छा, लॉजेस सबका में रहने अलग- में मजा नहीं आता? आता है अच्छा। लॉजेस के कराची अंदर वाला लॉजेस में वो नहीं तो रह पुरानी पाता। होंगे, उनको तो देखने में ही मजा आता है। कराची कराची वाले रहने में, इस्लामाबाद में रहने में बहुत नहीं नहीं, जबरदस्त आप है। कराची की can you बिरयानी कहाँ believe मिलती है? कि जैसे ही हमारा सेशन खत्म यानी वीकेंड पे फॉर एग्जांपल Friday को। फ्राइडे को, तो सीधे हमारी फ्लाइट टिकट होता है शाम टिकट को। होता है और हम सीधा कराची पहुंच जाते हैं। इवन अगर रात अक्सर को कराची निकलना के है। जो अक्सर लोग, ऐसे ही तमाम होता है। कराची के बिल्कुल। एमएनएस जो है वो फ्राइडे की शाम के टिकट यहाँ, लेंगे। yes। और संडे को अगर दोबारा सेशन हो 8 बजे का टिकट जी वापसी का। बिल्कुल ऐसे ही। एक दिन के लिए आना हो मगर आप क्योंकि मंडे का सेशन 4 बजे शुरू होता है, क्योंकि हल्का भी ये यहाँ की मंडे आवाम को है। सुबह 7 बजे वाली फ्लाइट। वही 8-7 बजे पीके Actually- 300 की फ्लाइट ठीक है सारी जो है वो- सारी full होगी। तमाम एमएनएस को, तमाम जो पीआईए का क्रू स्टाफ होता है, तमाम एमएनएस को जो है बाय फेस ही जानता है, उनको अब पता ही है क्या रोज से प्राइवेट तो प्राइवेट हो जाएगी तब तो हो गई, तो फिर क्या स्टाफ तो वही रहेगा ना, नहीं, एक अरसा हो आप गया। लोगों को मिलेंगे वो नहीं, देखिए वाउचर्स तो हमें एक इजलास के एक ही मिलता है ना टिकट, लेकिन अगर हम वीकेंड पे आते हैं तो ये हमारा अपना होता है कि प्राइवेट हम एयरलाइंस वगैरह से। प्राइवेट एयरलाइंस को भी अलाउ कर दिया, तो इसलिए अब हम किसी भी एयरलाइन से आ जाते हैं। चलिए, ये भी अच्छा हो गया। अब हम ये करते हैं कि अपने बिजनेस को इकोनॉमी में करके आप दो बताइए जगह कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है? इस मुल्क के चारों तरफ तो आग लगी हुई है और इस वक्त हमें किस तरीके से प्ले करना है और अपनी बका को भी, सलामती को भी रखना है और साथ साथ अपने सफारती ताल्लुकात भी बेहतर रखने हैं। तो इस वक्त कैसा देखें, क्या होने जा रहा है? कोई इन कैमरा सेशन भी कॉल होने वाला है? लोग इसकी एक्सपेक्टेड डिमांड तो है, देखिए डिमांड है और एक्सपेक्टेड भी है कि इन कैमरा सेशन होना चाहिए जिसमें ब्रीफिंग होनी चाहिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, हमारी क्या हिकमत अमली है। और नज़र तो आ रही है कि बहुत क्लियर है हमारी पॉलिसी, और आपने देखा कि पाकिस्तान ने इस वक्त पूरा तकरीबन महीना होने को है, पाकिस्तान ने अपना बड़ा मजबूत किरदार अदा किया। और अगर पॉलिटिकल जमातें भी अपनी सियासी मेचोरिटी का मुजाहरा करें पॉलिटिकल मेचोरिटी के साथ, तो हमें इत्तेहाद की, भाईचारे की ज़रूरत है और एज ए नेशन हमें मिलकर इन तमाम हालात का मुकाबला करना होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए जनाब। अब ईद तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हो। बात थी कि इस वक्त हमें बिल्कुल जो हमारे हालात इस वक्त खित्ते के होते चले जा रहे हैं, हमें इस वक्त एक बिल्कुल अपनी जिसको कहते हैं इत्तेहाद को जो है वो कायम रखना है। और ख़ासकर अब आने वाले रमज़ान के बाद इस खित्ते में क्या होने जा रहा है उसके देखते हुए रूमर्स यानी जो अफवाहें उन पे कान नहीं धरना है। आपने खबर वही उसके ऊपर रखनी है जो कि आपको नज़र आ रही हो। सुनी सुनाई सोशल मीडिया की ख़बरों पे बिल्कुल कान ना धरें। ये एक वाहिद मैसेज था जो मैं देना चाह रहा था। आने वाले दिन मज़ीद अगर तेज़ी आती है तो हम पे यकीनन थोड़ी सी सख्ती होती हुई नज़र आ रही है। महंगाई का एक तूफ़ान आने के लिए इस वक्त रुका हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी इस वक्त तक जो है वो रोकने की कोशिश की है, लेकिन अगर ज़रा सी और इसके अंदर स्पाइक आई और ज़रा से एक्सीलेट होती है, कोई जंग के अंदर सूरत हाल तब्दील होती है, तो यकीनन ये खित्ता जो है हमें नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर एक प्रेशर होगा। लेकिन ईद मनाइए,
खुशियों के साथ मनाइए, मगर और जो लोग जो ईद नहीं मना सके उनको भी याद रखें अपनी ईदों में, और ख़ासकर जिन लोगों ने इस ईद को मनाने के लिए हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें, और उनको याद रखें कि उनकी वजह से ये ईद और ये रमज़ान जो बहुत बेहतर गुजरे हैं, जो हालात ऐसे नहीं थे लेकिन फिर भी ये यकीनन हमारे बहुत बेहतर रमज़ान, हमारे जो जिसका खदशा था उससे हमें बचा के रखा गया। अल्लाह का बड़ा एहसान रहा। आप ईद मनाइए, हमें अपने लोगों के साथ मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।